रामपुर गांव में शाम ढल रही थी, लेकिन आसमान के तेवर बहुत खौफनाक थे। काली घटाएं ऐसे उमड़ रही थीं, जैसे दिन के उजाले को निगलने आई हूँ। माधव ने हाँफते हुए अपनी लकड़ी की रीढ़ी को चौराहे के कोने पर लगाया। उसके ठेले पर देसी भुट्टे और दहकते हुए कोयलों की अंगीठी सज रही थी। हे भगवान, बस आज बारिश न हो। घर में राशन का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका है। अगर आज भुट्टे न बिके तो हम भूखे सो जाएंगे। लेकिन तभी एक जोरदार बिजली कड़की और देखते ही देखते मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। चौराहे के दुकानदार जल्दी जल्दी अपने शटर गिराने लगे। अरे नहीं, ये तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। कोयले बुझ गए तो मेरे भुट्टे कैसे सेकूंगा। बेशक मैं खुद पूरा भीग जाऊं, पर मेरी रोजी रोटी की ये अंगीठी नहीं बुझनी चाहिए। यही मेरा सब कुछ है। इसी तूफान के बीच गांव का किसान बिरजू सर पर बोरी ओढ़े वहां से भागता हुआ गुजरा। अरे माधव, पागल हो गया है क्या? इस आफत की बारिश में कौन बाहर आएगा तुम्हारा भुट्टा खाने? घर जाओ भाई। बिरजू भाई, गरीब को सर्दी से ज्यादा पेट की भूख का खौफ सताता है। आज 1 रुपए की भी बोनी नहीं हुई, खाली हाथ कैसे जाऊं? बिरजू चला गया और अब चौराहे पर सिर्फ अंधेरा और तूफानी बारिश थी। माधव पेड़ के नीचे खड़ा होकर बस आसमान की तरफ देख रहा था। हे प्रभु, क्या गरीब होना कोई गुनाह है? मैं तो बस अपनी मेहनत की रोटी मांगता हूँ, मुझ पर रहम कर। रात के 8 बज चुके थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा था और बारिश की बूंदें अब हल्की हो रही थीं। माधव ने महसूस होकर सामान समेटना शुरू किया। आज का दिन वाकई बहुत खराब रहा। अब दुकान बढ़ाकर घर लौट जाना ही बेहतर है। अभी उसने अंगीठी पर मिट्टी डालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक बड़ी कार कीचड़ उड़ाती हुई सीधी उसके ठेले के पास आकर रुकी। ओ भाई, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हम शहर जा रहे थे पर आगे रास्ता बंद है। बहुत जोर की भूख लगी है। जी साहब, देसी भुट्टे बिल्कुल तैयार है। बस 5 मिनट रुके, मैं अभी कोयलों पर लाल करके देता हूँ। अरे भाई जल्दी करो, इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म भुट्टा मिल जाए तो मजा ही आ जाए। माधव ने पीले भुट्टे को कोयलों पर सेका, उस पर देसी मक्खन लगाया और अपनी खास हरी चटनी और नींबू निचोड़ दिया। उसकी महक हवा में फैल गई। वाह भाई, इस मसाले और मक्खन की खुशबू ने तो भूख और बढ़ा दी है। जल्दी लाओ। साहब ने जैसे ही गर्मा गर्म और चटपटे भुट्टे का पहला दाना खाया, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। वाह भाई वाह, क्या जायका है। हमने बड़े होटलों में बहुत कुछ खाया है, पर इस देसी भुट्टे का कोई मुकाबला नहीं। बहुत शुक्रिया साहब, ये तो बस भगवान का करम है। ये लो मेरे भाई, तुम्हारी मेहनत और इस शानदार स्वाद का ये छोटा सा इनाम है। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास इतने पैसे खुले भी नहीं है। रख लो भाई, खुश रहो। गाड़ी वहां से चली गई और माधव ने भगवान का शुक्र अदा किया। लेकिन बराबर में दुकान चलाने वाला लालची राजेश ये सब छिपकर देख रहा था। इस गरीब की इतनी हिम्मत कि एक ही रात में 2000 कमा गया। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो मेरी दुकान पर कौन आएगा? मुझे कुछ करना ही होगा। अगली शाम फिर बूंदाबांदी शुरू हुई। माधव अपने भुट्टे तैयार कर रहा था कि राजेश अपने साथियों के साथ आकर हंगामा करने लगा। गांव वालों सुन लो, कोई इसके भुट्टे मत खाना। ये नदी किनारे का सड़ा हुआ मकई लाता है और बीमारियां बांट रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं राजेश भाई? मेरी पत्नी सुबह ही खेतों से ये ताजा मकई लाकर दी है। राजेश के प्रोपेगेंडा की वजह से ग्राहक डर कर पीछे हट गए। माधव घंटों अकेला बारिश में बैठा रहा और राजेश दूर से हंसने लगा। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? तभी उसी अंधेरे में वही काली गाड़ी फिर आकर रुकी। इस बार कार से वही साहब अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। नमस्ते माधव भाई, हम खास तौर पर तुम्हारे हाथ के भुट्टे खाने शहर से यहाँ आए हैं। मेरी पत्नी को आपकी चटनी का स्वाद बहुत पसंद आया। साहब, पर यहाँ लोग कह रहे हैं कि मेरा खाना खाकर आप बीमार हो गए थे। कौन बकवास कर रही है? हम तो और तंदुरुस्त हो गए। देखो, मेरे साथ मेरे और दोस्त भी आ रहे हैं। पीछे 3 गाड़ियां और आकर रुक गईं।
ग्राहकों का हुजूम देखकर राजेश का चेहरा पीला पड़ गया और वो वहां से खिसक गया। उस रात घर पहुंचकर माधव ने देखा कि छत से पानी टपक रहा है और बिस्तर भीग चुका है। सुमित्रा कोने में बैठी बर्तन रख रही थी। सुमित्रा, अब बहुत हो गया। अब हम ये ठेला छोड़ेंगे और चौराहे पर एक पक्की दुकान किराए पर लेंगे। अब हम सुख से जिएंगे। अगले दिन माधव सरपंच जी के पास गया, जिन्होंने उसकी ईमानदारी देखकर चौराहे के पास एक खाली दुकान उसे दिला दी। तुम्हारी मेहनत का कोई जवाब नहीं माधव। ये दुकान तुम्हारी तकदीर बदल देगी। माधव ने दुकान सजाकर उसका नाम माधव देसी भुट्टा सेंटर रखा। वो दावत देने राजेश के पास भी गया। राजेश भाई, आज मेरी दुकान का उद्घाटन है, जरूर आना। शाम को दुकान पर बहुत भीड़ थी। गांव के लोग और बच्चे बड़े शौक से गर्मा गर्म भुट्टे खा रहे थे और उसकी खुशबू चौराहे पर फैल रही थी। तभी राजेश के भेजे हुए गुंडे अंदर आए और एक लड़के ने जानबूझकर प्लेट नीचे फेंक दी। अरे ये कैसा घटिया भुट्टा है, इसमें तो कंकड़ लगे हैं। तुम लोग हमें बीमार करना चाहते हो? नहीं भाई, मैंने खुद साफ करके सेके हैं, ऐसा नहीं हो सकता। गुंडे दुकान का नुकसान करने लगे, तभी हुजूम से नए हेड कांस्टेबल रघुबीर सिंह बाहर निकले। रुको, ये क्या बदतमीजी है? ये कंकड़ तो ऊपर से डाले गए लगते हैं। इन पर कोयले का निशान तक नहीं है। सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? साहब, वो हमें राजेश भाई ने पैसे दिए थे कि इसकी दुकान न चलने दे। सच्चाई सामने आते ही कांस्टेबल ने गुंडों को वहां से भगाया और राजेश को सख्त हिदायत दी। माधव भाई, घबराओ मत। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत है। अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। लेकिन राजेश की जलन कम नहीं हुई। उसने सोचा कि अगर माधव भुट्टे बेचकर अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं भी दुकान के बाहर भुट्टे का ठेला लगाऊंगा। मंडी से सस्ती और बासी मकई लाऊंगा और मक्खन की जगह सस्ता घी लगाऊंगा। किसी को पता नहीं चलेगा। राजेश ने सस्ते और खराब भुट्टे बेचना शुरू किए। 2 ही दिन में लोगों की तबीयत खराब होने लगी। अरे राजेश, ये क्या घटिया चीज खिलाई है? घर में सब बीमार पड़े हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गांव की पंचायत बैठी और सरपंच जी ने राजेश पर भारी जुर्माना लगाया और उसकी दुकान कुछ दिन के लिए बंद करवा दी। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है राजेश। तुमने लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया है, इसकी सजा भुगतो। दूसरी तरफ माधव का काम बहुत बढ़ गया। एक बड़े बिजनेसमैन ने उसका हुनर देखकर उसे हाईवे पर बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का ऑफर दिया। माधव भाई, आपका देसी स्वाद अब हाईवे पर धूम मचाएगा। चलिए मिलकर एक बड़ा होटल खोलते हैं। ये तो मेरा सपना था साहब। भगवान का लाख लाख शुक्र है। कुछ ही महीनों में हाईवे पर शानदार होटल खुल गया। माधव ने अपने लिए एक पक्का और खूबसूरत घर भी बनवा लिया। चौराहे की रौनक अब गायब हो चुकी थी और जुर्माने की वजह से राजेश की माली हालत बहुत खराब हो गई थी। वो अपनी बंद दुकान के सामने अकेला बैठा पछता रहा था। मैंने हमेशा माधव का बुरा चाहा, लेकिन कुदरत ने मेरे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अब मैं क्या करूं? एक शाम माधव अपनी नई चमकदार कार में बैठकर चौराहे से गुजर रहा था। उसकी नजर अचानक फुटपाथ पर बैठे खस्ताहाल राजेश पर पड़ी। अरे, वो राजेश भाई हैं? उनकी ये हालत कैसे हो गई? मुझे उनके पास जाना चाहिए। माधव गाड़ी से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ राजेश के करीब पहुंचा, जो अब भी सिर झुकाए रो रहा था। राजेश भाई, राम राम। क्या बात है, आप ऐसे फुटपाथ पर क्यों बैठे हैं? राजेश ने चौंक कर सिर उठाया और सामने माधव को देखकर शर्मिंदगी से उसकी आंखें झुक गईं। माधव, मैंने तुम्हारे रास्ते में हमेशा कांटे बोए और तुमने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। आज भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। मुझे माफ कर दो। पुरानी बातें भूल जाइए राजेश भाई। पछतावा ही इंसान का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मेरे हाईवे वाले रेस्टोरेंट में मैनेजर की जगह खाली है, आप वहां काम संभालिए। राजेश की आंखों से पछतावे के बजाय खुशी के आंसू बह निकले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माधव की ये कहानी हमें सिखाती है कि नीयत साफ हो तो इंसान कठिन से कठिन हालात पर भी फतेह हासिल कर लेता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अलविदा।